Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 8. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Exploration in English. Today we are going to start with chapter number 15 and the name is How I Taught My Grandmother to Read. A granddaughter's gift of knowledge. So let's move on to about the story. So touched deeply by the story of a popular novel, a 62-year-old illiterate grandmother hesitantly asked her granddaughter to teach her the alphabet so that she could read the novel all by herself. So ये जो story है ये एक 62-year-old illiterate grandmother की story है जो कि एक बहुत ही popular novel से touch हो जाती है, means वो novel उनको deeply touch करता है एंड वो क्या करती थी अपने ग्रैंड डॉटर को उन्होंने बोला कि तुम मुझे जो है अल्फ़ाबेट्स सिखाओ, मुझे पढ़ना सिखाओ ताकि ये जो नॉवेल है मैं खुद से पढ़ पाऊँ. डज द ग्रैंड डॉटर सक्सीड इन टीचिंग हर टू रीड एंड राइट रीड ऑन. तो क्या वो जो ग्रैंड डॉटर थी वो जीत जाती, वो सक्सीड हो जाती अपनी दादी माँ को पढ़ाने में? तो चलिए देखते हैं. सो व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं 12 साल की एक लड़की थी, I used to stay in a village in North Karnataka. मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहती थी. With my grandparents, अपने grandparents के साथ. Those days the transport system was not very good. उस समय जो ट्रांसपोर्ट था वो बहुत सही नहीं था. So we used to get the morning paper only in the afternoon. तो उस समय जो मॉर्निंग पेपर था वो आफ्टरनून में हमें मिलता था. The weekly magazine used to come one day late, और जो weekly magazine था वो एक दिन बाद आता था. All of us would wait eagerly for the bus. हम सब मिलके जो है बस का बहुत ही eagerly wait करते थे, which used to come with the paper, जो papers के साथ आती थी, weekly magazines and the post. So ये बस जो है papers के साथ, weekly magazine के साथ और post के साथ आती थी. तो उस बस का हम बहुत बेसब्री से वेट करते थे. At that time Triveni was a very popular writer in the Kannada language. उस समय कन्नड़ लैंग्वेज में सबसे पॉपुलर जो राइटर थी वो थी त्रिवेणी. She was a wonderful writer, वो एक बहुत ही wonderful राइटर थी. Her style was easy to read and very convincing. उसका जो स्टाइल था वो काफ़ी ज़्यादा आसान था and convincing था. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. So त्रिवेणी की जो स्टोरीज थी वो ऑर्डिनरी पीपल से जुड़ी हुई थी. क्या क्या कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं ऑर्डिनरी लोगों की जिंदगी में एंड ये काफी इंटरेस्टिंग हुआ करती थी. अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी सून. लेकिन जो है बहुत ही जल्दी उसकी डेथ भी हो गई. Even now after 40 years people continue to appreciate her novels. आज भी 40 इयर्स के बाद भी जो है लोग उसके नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं. वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमवीर देन. सो उनकी जो एक नॉवल थी उसमें से एक नॉवल जिसका नाम था काशी यात्रे वो जो है सीरियल्स के फॉर्म में जो है वीकली आया करती थी करमवीर में. And it is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi. So इस काशी यात्रा में जो स्टोरी थी वो एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी जो काशी जाना चाहती थी या वाराणसी जाना चाहती थी. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord विश्वेश्वर is the ultimate पुण्य. ज़्यादातर लोगों को मानना था कि अगर आप काशी चले जाते हो और वहाँ जाके आप भगवान विश्वेश्वर की पूजा कर लेते हो तो आपको पुण्य मिल जाएगा. दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस. और ये जो बूढ़ी औरत थी ये भी इस बात पे विश्वास करती थी. एंड हर स्ट्रगल्स टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल. और उसको किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ा वहाँ तक जाने के लिए ये सारी चीज़ें उस नॉवल में डिस्क्राइब की गई हैं. इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल who falls in love but there was no money for the wedding.
सो उस स्टोरी में एक जो है ऑर्फन गर्ल थी जिसके माता पिता नहीं थे, तो ऐसी एक लड़की थी जिसे प्यार हो जाता और उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी, और लास्ट में वो जो बूढ़ी औरत थी जिसने पैसे जुटाए थे काशी जाने के लिए, उसने अपनी सारी सेविंग उस ऑर्फन गर्ल को दे दी ताकि वो शादी कर सके, और वो औरत जो है काशी नहीं जाती है। वो कहती है द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी। तो उस ओल्ड लेडी ने कहा कि इस लड़की की हेल्प करना जो है ज्यादा अच्छा होगा वहां काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करने से। मीन्स ज्यादा खुशी मिलेगी अगर मैं इस लड़की की हेल्प करूंगी इंस्टेड ऑफ काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करूं। तो ये थी कहानी। तो माई ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। तो ये तो स्टोरी थी इस नॉवल की। अब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी कृष्टका, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता था। Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. हर वेंसडे को मैगजीन आती थी और मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड उन्हें पढ़ के सुनाती थी। During that time she would forget all her work. उस समय वो अपना सारा काम भूल जाती थी and listen with the greatest concentration. वो मेरी सारी बातों को बहुत ही concentration के साथ सुनती थी। Later she could repeat the entire text by heart. और बाद में सुनने के बाद वो सारी कहानी बाय हार्ट जो है मुझे सुना देती थी, इतने अच्छे से उन्हें लर्न हो जाता था। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटोगोनिस्ट। मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई, इसलिए वो खुद को उस लेडी से रिलेट करती हैं जो ओ लेडी उस स्टोरी में थी। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story. So घर में कोई और नहीं, लेकिन वो इतनी ज्यादा डिजायर रखती थी ये जानने के लिए कि स्टोरी में आगे क्या हो रहा है, वो जानना चाहती थी। And used to insist that I read the serial out to her. और वो बार बार मुझे इंसिस्ट करती थी कि मैं उनके लिए ये स्टोरी पढ़ूं जब भी वो मैगजीन आए। After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. So इस स्टोरी को सुनने के बाद, जो काशी यात्रा की जो स्टोरी थी, अगले एपिसोड को सुनने के बाद वो टेम्पल जाती थी, अपने दोस्तों के साथ बैठती थी कोर्टयार्ड में, और हम बच्चे भी वहां जाते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे। She would discuss the latest episode with her friends. वो अपने फ्रेंड्स के साथ लेटेस्ट एपिसोड डिस्कस करती थी। At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि स्टोरी पे इतना डिबेट क्यों होता है, इतनी सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और स्टोरी पे डिबेट करती हैं, ऐसा क्यों होता है। Once I went for a wedding with my cousin to the neighboring village. So एक बार मैं एक वेडिंग में चले जाती हूँ अपने कजिन के साथ पास के विलेज में। In those days, a wedding was a great event. और उन दिनों वेडिंग जो है बहुत बड़ा इवेंट होता था। We children enjoyed ourselves thoroughly. हम बच्चों ने खूब मस्ती की। We would eat and play endlessly. हम खूब खाते थे, खेलते थे। Savoring the freedom because all the elders were busy. हम अपने फ्रीडम को एंजॉय करते थे क्योंकि जितने भी बड़े थे घर के वो सारे बिजी रहते थे। I went for a couple of days but ended up staying there for a week. मैं कुछ दिनों के लिए वहां गई थी लेकिन एक हफ्ता रह के आई। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जैसे ही मैं घर वापस आई अपने विलेज तो मैंने देखा मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो आंसुओं में थी, वो रो रही थी। I was surprised. ये देख के मैं सरप्राइज फील करने लगी, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. चाहे ये सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी बुरी हो, वो कभी नहीं रोते थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो रो रही थी, तो मैं देख के सरप्राइज थी। What had happened? I was worried. उन्हें क्या हो गया था, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ। आवा, is everything all right? Are you okay? अब जो है जो गर्ल है उसने बोला कि क्या सब कुछ सही है, क्या आप ठीक है। I used to call her Ava
which means mother in the Kannada, spoken in North Karnataka. So मैं उन्हें आवा बुलाती थी, जिसका मतलब होता है मदर, कन्नड़ लैंग्वेज में, जो कि नॉर्थ कर्नाटका में बोलते हैं. She nodded but did not reply. उन्होंने सिर तो हिलाया पर मेरी बात का जवाब नहीं दिया. I did not understand and forgot about it. मैं कुछ समझी नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में भूल गई. In the night after dinner, we were sleeping on the open terrace of the house. तो रात में सबने खाना वाना खाया, डिनर किया, उसके बाद सब जो है छत पे सोने चले गए. It was a summer night. गर्मियों का मौसम था. And there was a full moon. और आसमान में जो चांद था वो फुल था. Ava came and sat next to me. वो आई मेरे पास आके बैठी. Her affectionate hand touched my forehead. उनके जो हाथ थे वो मेरे सिर पे थे, forehead पे थे. I realized that she wanted to speak. I asked her, "What is the matter?" मुझे पता चल गया वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, तो मैंने उनसे पूछा, आप बताइए क्या हुआ आपको, क्या कहना चाहती हैं आप. तो उन्होंने अब मुझे स्टोरी बताई कि when I was a young girl I lost my mother. जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी. There was nobody to look after and guide me. कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था, मेरा ध्यान रखने वाला नहीं था. My father was a busy man and got married again. मेरे फादर जो थे वो एक बिजी इंसान थे, उन्होंने दोबारा शादी कर ली. In those days people never considered education essential for girls. और उन दिनों कोई भी गर्ल्स के लिए एजुकेशन को एसेंशियल नहीं मानता था. So I never went to school. इसलिए मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाई. I got married very young and had children. मेरी शादी जल्दी हो गई, मेरे बच्चे जल्दी हो गए. I became very busy. मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई. Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. फिर मेरे जो है बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, एंड मैं खाना पकाना और बाकी चीज़ों में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा. At times I used to regret not going to school. कभी कभी मैं इस बात पे रिग्रेट करती थी कि मैं स्कूल नहीं जा पाई. So I made sure that my children and grandchildren studied well. So कभी कभी जब मुझे ऐसा लगता था तो मैंने सोचा कि मेरे जो बच्चे होंगे या उनके बच्चे होंगे उनको मैं खूब पढ़ाऊंगी, उन्हें स्कूल ज़रूर भेजूंगी. I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, a 12 years old, the story of her life in the middle of the night. अब मुझे जो समझ में नहीं आता कि मेरी दादी ये जो कहानी बता रही हैं, मुझे क्यों बता रही हैं रात के अंधेरे में. इतनी रात को उन्हें क्या सूझी अपनी बचपन की कहानी बताने की. बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली. लेकिन मुझे पता था कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ. एंड देयर हैड टू बी सम रीजन वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी. और कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, इसलिए वो मुझे ये सारी कहानी बता रही हैं. आई लुक्ड एट हर फेस. मैं उनके फेस को देख रही थी. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स. उनके चेहरे पे उदासी थी, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे. She was a good looking lady who was usually always smiling. वो एक अच्छी दिखने वाली लेडी थी जो हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन आज वो उदास थी. Even today I cannot forget the worried expression on her face. आज भी मैं उनके चेहरे का वो जो worried expression है वो नहीं भूल सकती. I leaned forward and held her hand. मैं आगे झुकी और उनके हाथ को मैंने पकड़ लिया. Ava, don't cry. रो मत दादी. What is the matter? क्या हुआ? आप मुझे बताओ. Can I help you in any way? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तो अब दादी ने क्या रिप्लाई दिया? Yes, I need your help. हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है. You know, when you were away, Karamveer came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatre and I could not. So दादी ने अपनी कहानी बताई कि जब जो है तुम यहाँ पे नहीं थी तो जो है जो मैगजीन थी वो वैसे ही आई और जो है मैंने उसको खोला, मैंने उसकी पिक्चर को देखा, मैंने स्टोरी को पढ़ने की कोशिश की उसके स्टोरी को, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन. लेकिन मैं कुछ भी नहीं समझ पाया इसमें लिखा क्या था. Many times I rubbed my hands over the pages wishing I could understand
what had written. मैं बार बार अपने हाथ को उनके पेजेस पे रब कर रही थी ये समझने के लिए कि उसमें क्या लिखा है. But I knew that it was not possible. लेकिन पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. If only I was educated enough, I waited eagerly for you to return. So मैं तभी पढ़ पाती अगर मैं एजुकेटेड होती और मैं तुम्हारा वेट करने लगी eagerly. I felt you would come early and read for me. मैं सोच रही थी कि तुम जल्दी आओगी मेरे लिए पढ़ोगी. I even thought of going to the village and asking you to read for me. मैं सोच रही थी कि विलेज आ जाओ जहाँ तुम गई हो वहाँ आके तुमसे ये स्टोरी पढ़वाऊँ. I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. मैं सोच रही थी इसी विलेज में किसी को दूँ ये स्टोरी मुझे पढ़ के सुना दे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरस थी कि कोई क्या कहेगा. I felt so very dependent and helpless. मैं इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट और हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती. We are well off, but what use is money when I cannot be independent? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ये पैसा किस काम का जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ. I did not know what to answer. Ava continued. अब जो गर्ल ये बातें सुन रही थी दादी की, उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या आंसर देना है. वो उनकी बातों को बस सुनती रही. I have decided I want to learn the कन्नड़ alphabet from tomorrow onwards. दादी ने आगे कहा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कन्नड़ अल्फाबेट्स पढ़ूंगी कल से. I will work very hard. मैं बहुत मेहनत करूंगी. I will keep सरस्वती पूजा day during दशहरा as the deadline. सरस्वती पूजा का जो दिन है दशहरा तक, उस दिन तक मुझे पढ़ना सीखना है. That day I should be able to read a novel on my own. उस दिन मैं इस नॉवल को अपने आप पढ़ना चाहती हूँ. I want to be independent. मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ. तो ये सारे दादी ने ये सारी बातें बताई उस गर्ल को. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. मैंने उनके चेहरे पे डिटर्मिनेशन देखा, लेकिन फिर भी मुझे हंसी आ गई. मैं उनको देख के हंस पड़ी. Ava, at this age of 62, you want to learn the alphabet. अब इस एज में 62 इयर्स के एज में आप अल्फाबेट्स पढ़ना चाहती है. मुझे ये सुन के हंसी आ गई. मैंने ये क्वेश्चन उनसे पूछ लिया. All your hair is grey. आपके तो सारे बाल सफ़ेद हो गए. Your hands are wrinkled. आपके हाथों में झुर्रियाँ आ गई हैं. You wear spectacles. आप चश्मा पहनती हैं. And you work so much in the kitchen. और आप किचन में इतना ज़्यादा काम करती हैं. इस एज में आपको पढ़ना है. Childishly, I made fun of the old lady. मैंने बचकाने ढंग से उस old lady का मजाक उड़ा दिया. But she just smiled. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. वो मुझे देख के स्माइल करने लगी. For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. अब दादी ने कहा कि किसी भी अच्छे काम के लिए अगर आप डिटरमाइंड हैं तो आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं. मैं मेहनत करूंगी, किसी से भी ज़्यादा मेहनत करूंगी, और लर्निंग के लिए कोई भी एज नहीं होती है. The next day onwards I started my tuition. अगले दिन से हमने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया. आवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट. वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी. द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग. जितना भी होमवर्क था वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया था. एंड शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट. वो रीड करती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी और रिसाइट करती थी. आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट. मैं उनकी इकलौती टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी. लिटिल डिड I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. तो मैं सोचने लगी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाऊंगी और बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ेंगे. The Dashera festival came as usual. दशहरा फेस्टिवल आ चुका था. Secretly I bought काशी यात्रे which had been published as a novel by that time. मैं काशी यात्रे ले आई जो कि एक नॉवल के रूप में जब तक पब्लिश हो चुका था. माई ग्रैंड मदर कॉल मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल. मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया पूजा वाली जगह पे और मुझे स्टूल पे बैठाया. शी गेव मी अ गिफ्ट
ऑफ अ फ्रॉक मटीरियल, उन्होंने मुझे एक फ्रॉक के मटीरियल का एक गिफ्ट दिया. देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, उसके बाद उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब सा किया. शी बेंट डाउन एंड टच माई फीट, वो नीचे झुकी और मेरा उन्होंने पैर छू लिया. आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, ये देखते ही मैं सरप्राइज फील करने लगी, मैं पीछे हट गई. एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, एल्डर्स कभी भी छोटों का पैर नहीं छूते, बड़े लोग कभी भी छोटों का पैर नहीं छूते. वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हम हमेशा जो है भगवान का पैर छूते हैं, एल्डर्स का पैर छूते हैं और टीचर्स का पैर छूते हैं. वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, हम उनके पैर छूते हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए. इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है लेकिन आज उल्टा हो गया था. इट वॉज नॉट करेक्ट, उन्होंने मेरा पैर छुआ, ये करेक्ट नहीं था. शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर, उन्होंने कहा कि मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, अपने ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ. अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया. विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने अफेक्शन के साथ पढ़ाया कि मैं इतने कम समय में किसी भी नॉवल को आसानी से पढ़ सकती हूँ. नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट बन चुकी हूँ. इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं एक टीचर को रिस्पेक्ट दूँ. इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट द टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, क्या ये हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है कि टीचर को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए irrespective of the gender and age, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, चाहे उसके कोई भी एज हो, हमें हमेशा टीचर को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्या ये लिखा नहीं है? ये सारे सवाल थे दादी के. I did return नमस्कार to her by touching her feet, मैंने भी अब उन्हें नमस्कार किया उनके पैर छू के. And gave my gift to my first student, और अपने पहले स्टूडेंट को एक गिफ्ट दिया. She opened it and read immediately, उन्होंने उसे तुरंत खोला और उसे तुरंत पढ़ा. The title काशी यात्रे by त्रिवेणी and the publisher's name, जो टाइटल था काशी यात्रे by त्रिवेणी और पब्लिशर का नाम, ये सब कुछ उन्होंने पढ़ा जो उस पर लिखा हुआ था. I knew then that my student had passed with flying colors, और मुझे पता चल चुका था कि जो मेरा ये स्टूडेंट था उसने बहुत अच्छे नंबर लाया है, वो बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हुआ है. And this is the story written by Sudha Murty. Let's move on to about the author. So Sudha Murty is an Indian educator. ये एक Indian educator है, author और philanthropist है. She is the founder, chairperson of the non-profit charitable organization. ये जो है founder chairperson है एक non-profit charitable organization का, Infosys Foundation. And she is married to the co-founder of Infosys, नारायण मूर्ति, और ये जो है इन्होंने शादी की है co-founder से जो कि है नारायण मूर्ति. And is best known for her philanthropy and her contribution to literature in Kannada and English, और ये अपने जो है contribution के लिए जो उन्होंने literature में दिया है कन्नड़ और इंग्लिश में, इनके लिए जानी जाती हैं. Let's move on to word wise. Ardent is keen, passionate. Punya is good consequence of actions. Unfortunately is sadly or regrettable. Realized is became aware of. Surprised is unexpected, amazed. Scriptures is sacred writings. Protagonist is central character of a story. Savoring is enjoying. So these are the word meanings that you have to learn. Let's move on to book exercise, which is spark your thinking. A exercise is darken the correct option in OMR sheet. So here the first question is, the grandmother identified herself with the protagonist of Kashi Yatra because like the protagonist she was old and quite well off, keen to go to Kashi on a pilgrimage, uneducated and poor, a generous person. Correct answer is keen to go to Kashi on a pilgrimage.
Question number 2, the grandmother was in tears when the narrator returned because the narrator had spent a week at the wedding. She was eager to listen to the next episode of Kashi Yatre. Her inability to read made her feel helpless and dependent, and the narrator wanted to play rather than read to her grandmother. So the correct answer is her inability to read made her feel helpless and dependent. Let's move on to the third question. The narrator's grandmother did not receive education as a child, and the reason is she had lost her mother and there was no one to guide her and make her realize the importance of education. Her stepmother did not want to send her to school but wanted her to cook and feed the family. Although she was sent to school, she was not able to learn much and soon left school to get married. Or she loved to cook and take care of her family so much that she felt education was of no value. So here the correct answer is A. She had lost her mother and there was no one to guide her and make her realize the importance of education. Now let's move on to question number 4. I knew then that my student had passed with flying colors. Means the narrator realizes that she had taught her grandmother as much as she could. The grandmother had learned much more than the tutor had thought she was capable of learning. Next, the narrator was able to teach the grandmother to read and write but could not teach her computers. And the fourth one is the grandmother's reading of the title of Kashi Yatre showed she had passed the test easily. So the correct answer is the grandmother's reading of the title of Kashi Yatre showed she had passed the test easily. Now question number 5. The quote that best sums up the message of the story is, if you educate a man, you educate an individual, but if you educate a woman, you educate a nation. This is an African proverb. Second, whenever you read a good book somewhere in the world, a door opens to allow in more light. And it is by Veera Nazarin. C1 is, once you learn to read, you will be forever free. Frederick Douglass. D1, learning is not attained by chance, it must be sought for with ardor and diligence. And it's told by Abigail Adams. And the options are A, option 1, B, option 2, C, option 3, and D, option 4. So here the correct option is C, option 3. So these are the answers. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the correct words from the locker. Here the first one is the weekly magazine used to come. Second, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. Third, my grandmother Krishtaka never went to school. Fourth one, a wedding was a great event. Fifth one, but I knew I loved her immensely. Sixth one is Ava was a wonderful student. And the seventh one, we have always touched the feet of God, elders and teachers. Let's move on to C exercise, which is answer in one word. So here the first one is, how old was grandmother? So the grandmother was 62 years old. Now second one is, which novel did grandmother follow every week? So she wanted to read Kashi Yatre. Question number 3, who would read for grandmother? So for grandmother the narrator used to read. Question number 4, what did grandmother regret? So the grandmother regret not going to school and not able to read. Question number 5, how did Sudha know that her student had passed? So when Granny was able to read the title of the novel, Sudha came to know that her student had
past. Let's move on to D exercise, which is complete the character sketches of the grandmother and the narrator. You must write 3 character traits for each. Also give instances from the story that demonstrate each of these traits. You may choose character traits from the box below or add your own. So here you can see the box is given, and the grandmother was loving, she was self-respecting, she was determined, she was humble, sincere and proud. The narrator was childish, she was enthusiastic, she was caring. So these are some of the character traits, and you have to add some of the instances from the story on your own. Why is Triveni still a popular writer? So Triveni is still a popular writer because her stories were of universal value, and she also talked about psychological problems of the people. Question number 2. What was the story of the novel Kashi Yatra? So the story was about an old lady who wanted to go to Kashi to visit a temple. And why was the narrator's grandmother so drawn to the serial? The narrator's grandmother was able to correlate her with that old lady. That's why she was drawn to the serial. Question number 3. Why did the narrator find her grandmother in tears after she returned from the wedding? So the narrator found her grandmother in tears after she returned from the wedding because the grandmother was not able to read the new serial of the Kashi Yatra. Question number 4. Why could the grandmother never go to school? The grandmother could never go to school because at an early age her mother and father died, and nobody was there to guide her to go to school. Question number 5. What did grandmother determine for? So the grandmother determined for studying. She wanted to read on her own. She wanted to be independent. Question number 6. Why did the grandmother touch the feet of the narrator? The grandmother touched the feet of the narrator because the narrator made her read everything, and she was her first teacher. Question number 7. I knew then that my student had passed with flying colors. Why did the writer say so? The writer says so because the grandmother was able to read the title of the book, the novel that she bought for her grandmother. So these are the answers that you can write, and you can add some of your points. And with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.